78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किस तरह से एक सशक्त विकसित राष्ट्र का आह्वान किया, राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया और उसी में सबके साथ का, सबके योगदान का और किस तरह से सबको आगे लेकर देश बढ़ रहा है उसकी भी बात की। इस पर चर्चा करेंगे और डालेंगे कुछ और भी खास खबरों पर नजर। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। लगातार 11वीं बार देशवासियों को किया संबोधित। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने की सुधारात्मक कदमों की वकालत। कहा कि रिफॉर्म की प्रतिबद्धता 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं, देश की मजबूती के लिए है। देश की 3 लाख संस्थाओं में 1 साल के भीतर 2 रिफॉर्म। महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही हैं महिलाएं। माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचारों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत। प्रधानमंत्री ने दिया शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक क्रांति पर बल। कहा, नई शिक्षा नीति विकसित भारत के लिए कराएगी श्रम शक्ति उपलब्ध। विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए स्किल डेवलपमेंट पर जोर। और पश्चिम बंगाल में जारी है अराजकता का दौर। टीएमसी से जुड़े लोगों ने आरजीकर अस्पताल में जमकर मचाया बवाल। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला। विरोध में डॉक्टरों के साथ वकील भी हड़ताल पर गए। आज पूरा देश धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उन शहीदों को जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, उन शहीदों को जिनकी वजह से हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख भी इस मौके पर उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने अपने संदेश में कहा, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये महत्वपूर्ण दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का उत्सव है, जो हमारे जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। आइए हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी सामूहिक यात्रा पर विचार करें और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय सलामी दी गई। जैसे ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, भारतीय वायुसेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लाइन एस्टन फॉर्मेशन में कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा उन्होंने की। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। तो पीएम ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ये गौरवपूर्ण पल जब पुष्प वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर
और स्वतंत्रता दिवस की धूम, स्वतंत्रता दिवस की खुशी देश में चारों तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। लाल किला पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। सेना पुलिस तबादगार आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। लाल किले की प्राचीर से संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद लोगों से अभिवादन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल थे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात बहुत ही यादगार रही।
लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों और जवानों की निष्ठा का जिक्र किया। जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक क्रांति पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार स्किल डेवलपमेंट पर पूरा बल दे रही है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सदियों पुरानी नालंदा भावना को जागृत करने और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भाषा के कारण प्रतिभा के लिए बाधा न आए, इसके प्रयास किए गए। इस नीति के अनुसार हर गरीब का सपना पूरा हो सकेगा। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के लिए श्रम शक्ति उपलब्ध कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए देश के युवा विदेशों में जा रहे हैं और उनकी शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इनकी सुविधा के लिए सरकार मेडिकल सीट्स में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार कौशल विकास पर पूरा बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में क्षमता निर्माण के लिए इंटर्नशिप पर जोर दिया गया है। पीएम ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए रुचि बढ़ रही है। सरकार शोध पर बल दे रही है और इसके लिए बजट बढ़ा रही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं। इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है, ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए कई बार, और दोस्तों, आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी दमक बनाएं। हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत को इंडस्ट्री 4.0 का हब बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं और राज्यों को इसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की पहचान सर्वोत्तम गुणवत्ता का उत्पादन वाले देश की हो। हमें कोशिश करनी है, अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे, तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी। और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है।
हमारे पास टैलेंट है। डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होगी। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य पर फोकस करते हुए पीएम ने कहा कि देश आज आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का नौजवान कई सिद्धियों को चूमना चाहता है, नए नए शिखरों पर कदम रखना चाहता है। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि हर सेक्टर में हो रहे कार्य को हम तेज गति दें और उसके द्वारा पहले हम नए अवसर पैदा करें। पीएम ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि खिलौने का आयात करने वाला देश अब निर्यात कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है और सेमीकंडक्टर मिशन पर भी काम तेज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देश की विकास यात्रा को किस तरह से उड़ान दी जाए, प्रधानमंत्री ने कहा, और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आजादी वो एहसास है जिसके कई रूप हैं, जिसमें उम्मीदों से भरे सपने हैं। कुछ है ख्वाब आगे बढ़ जाने के, एक चाह भी है कुछ कर दिखाने की। भरपूर है जुनून अपनी जीत का, साथ है भरोसा एक सुनहरे कल का। तो चलो मनाएं आजादी के रंग कैनरा बैंक के संग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। अदिति टंडन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। शांतनु जी, आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री का आज का संबोधन कई मायनों में खास है। जिस तरह से देश की दशा लगातार बदल रही है और किस तरह से अब नई दिशा में उसे लेकर जाना है, तमाम बातों पर फोकस रहा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से जो 15 अगस्त को भाषण दिया जाता है उसको 10 साल में नए मायने भी दिए। ऐसे नहीं कि वो भाषण होकर चला जाता है। हमें याद है 2014 में स्वच्छता के बारे में बात हुई। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्रशासन पे स्वच्छता, लोगों को लगा ये तो छोटी सी बात है, इतनी क्या बड़ी बात है। और हमने देखा पिछले 10 सालों में कैसे करोड़ों टॉयलेट बने और भारत अमूमन ओपन डेफिकेशन फ्री होगा। उन्होंने OROP, वन रैंक वन पेंशन की बात करी तो वो आ जाती है, आयुष्मान भारत की बात करी तो वो आ जाती है, 370 की बात करी तो वो हट जाता है, ट्रिपल तलाक की बात करी तो वो हट जाता है, PM आवास की बात करी तो 4 करोड़ घर बन जाते हैं। तो उनकी कहने की बात में वजन है। तो इसलिए हर आदमी, आपने भी देखा होगा, मैं कई चैनलों पे जाता हूँ, लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण की इतनी TRP कभी नहीं रही जितनी पिछले 10 सालों में रही। जो लोगों को पता है कि जो कहेंगे वो होगा और वो नए मायने देंगे चीजों। उन्होंने भारत में जो विकास हुआ उसकी चर्चा करी और उनकी बातों में युवा के लिए टेक्नोलॉजी, AI, कोडिंग हर समय रहता। तो हर वर्ग उनसे जुड़ सकता है उनके भाषण में। आज उन्होंने 2 बातें जो कही उन पे मैं खास 3 बातें खासकर उन पे खास तवज्जो देना चाहूंगा। एक, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो नया नैरेटिव गढ़ा कि ये सेकुलर, ये सेकुलर कोड है, सेकुलर सिविल कोड है।
क्योंकि विपक्षी पार्टियां बहुत समय से प्रधानमंत्री को कम्युनल कहती है। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कम्युनल कह के हमको घेरा, अब आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कम्युनल है, वो तो सेकुलर। तो एक जो नया नैरेटिव यूनिफॉर्म सिविल कोड के अराउंड करा। दूसरा, उन्होंने एक जो विदेशी ताकतें, जो वेस्टर्न डीप स्टेट है, जो भारत में और कई देशों में सत्ता परिवर्तन में दखल देता है, उसको सीधे आंख दिखाई। उसने कहा भारत का विकास होगा तो आप सबके भलाई में होगा, और अगर आप चुनौती देंगे तो हम चुनौती को चुनौती की तरह स्वीकार करना, चुनौती को चुनौती देना तो भारत की फितरत है। तो और उन्होंने उसी समय ग्लोबल मीडिया की बात करी, और इसमें मैं दूरदर्शन को भी बधाई देना चाहूंगा कि दूरदर्शन का अपना इंटरनेशनल चैनल है। जैसे बीबीसी बैठकर यूके में पूरे विश्व में बात करता है, जैसे CNN अमेरिका में बैठ के पूरे विश्व में बात करता है, जैसे मिडल ईस्ट में बैठ के अल जजीरा पूरे विश्व में बात करता है, भारत को ऐसे ग्लोबल चैनल्स की जरूरत है जो अपनी तरह से कह पाए। और देखिए, हमने देखा भी है किस तरह से जो वैश्विक लॉबीज है उसको सामने से लिया है प्रधानमंत्री ने। चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट की लॉबी हो, अब भारत नेट एक्सपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का, चाहे वो फार्मा की लॉबी हो, हम कोरोना के टाइम में भी नहीं झुके और अपने टीके हमने लगवाए। कितना भी अमेरिका की कंपनी हम पे दबाव डालते रहे कि वहां के टीके ले जाए। हमने ऑयल लॉबी को बिल्कुल सामने से लिया कि हम अपने आप डिसाइड करेंगे कि हम रशिया से तेल खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं। तो एक वेस्टर्न ताकतों के अंदर में ना आना। आखिरी बात जिसमें जो उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि 1 लाख ऐसे युवा राजनीति में आने चाहिए जिनके परिवार में राजनीति से कोई संबंध ना हो। देखिए, पॉलिटिकल सीवी किसे कहते हैं? पॉलिटिकल सीवी वो होता है कि अरे मेरे चाचा राजनीति में थे, मेरी माँ राजनीति में थी, मेरे पिताजी राजनीति में थे। ये पॉलिटिकल सीवी अच्छा माना जाता था। अगर किसी को राजनीति में आगे बढ़ना है, उसको 180 डिग्री पलट दिया आज नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा मुझे ऐसे 1 लाख लोग चाहिए, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे वो जिला में हो, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो। ऐसे पॉलिटिकल सीवी वाले लोग चाहिए जिनके परिवार में कोई राजनीति में ना रहा हो। मुझे बिल्कुल फ्रेश ब्लड चाहिए। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जाने जाते हैं और ये एक नैरेटिव नया आज से शुरू हो जाएगा, और बहुत सारे युवा जो राजनीति में आके इच्छुक होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको भी बल मिला। मुझे ये जो कुछ बातें मैंने कही, इन पे आज सुन के हम लोग टकटकी लगाए, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सभी को बराबर का सबसे बड़ा भाषण था, मौका मिले, 98 मिनट्स का मुझे लगा। बिल्कुल किसी भी भेदभाव से परे ये प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते हैं और इसे पुरजोर तरीके से उठाया। अदिति, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि जो रिफॉर्म है वो राजनीतिक गुणागणित नहीं होना चाहिए, एक दशा बदलने के लिए, एक भविष्य को तैयार करने के लिए होना चाहिए, कितना कुछ ये दिखाई देता है? देखिए, रिफॉर्म पे जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने ना सिर्फ वित्तीय रिफॉर्म्स की बात की, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात राजनीतिक स्तर पर भी कही। जैसे उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर उन्होंने तमाम भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग मांगा, और उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार अगर लगे तो बाधा आती है। और दूसरी बात कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन अगर नेशनल रिसोर्सेज का करना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि चुनावों को एक स्ट्रीमलाइन तरीके से किया जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले 4 आम चुनाव तो इसी तरह से हुए थे, यूनिफॉर्म इलेक्शंस थे। उसके बाद क्योंकि सरकारें गिराई गई और उससे यूनिफॉर्मिटी बदल गई और वो कभी वापस नहीं आ पाई। तो एक ये रिफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उनका जो बहुत इम्पोर्टेंट एक टेक अवे मुझे लगा, उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म्स सुर्खियों में बने रहने के लिए नहीं करते, कि इसलिए नहीं करते कि पिंक पेपर्स की हम हेडलाइंस बनाएं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि रिफॉर्म हमारी कमिटमेंट है। और हमने देखा है कि अपने 10 साल का जो शासन है उसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसा रिफॉर्म आया, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा है कि गति शक्ति स्कीम लाकर तमाम मिनिस्ट्रीज को एक साथ जोड़ दिया गया, और जितनी भी बाधाएं आया करती थी लैंड एक्विजिशन में, मैपिंग में, वो सब दूर हुई, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो पेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। क्योंकि ये सब क्या है, जो रिफॉर्म है उस पर जो कमिटमेंट और पॉलिटिकल विल आज प्रधानमंत्री के भाषण में दिखाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम रिफॉर्म्स के संदर्भ में उन्होंने एंटी करप्शन की भी बात की, क्योंकि देखिए करप्शन की वजह से भी आम आदमी का बहुत पैसा ज़ाया होता है। और प्रधानमंत्री ने ये कहा अपने भाषण में आज कि चाहे मुझे कितनी भी बड़ी व्यक्तिगत कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं एंटी करप्शन पर अपना स्टैंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो रिफॉर्म्स हर सेक्टर में उन्होंने कहा कि होते रहेंगे, और ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है सरकार की, ये इसी पाथ पर हम चलते रहेंगे। और एक उन्होंने बहुत सटल्टी से पूरे विश्व को आज संदेश दिया है
हमें याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री का ये भाषण हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के कुछ ही दिन बाद आया है। जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री का रिस्पांस उसके संदर्भ में हो, पर क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद आया है इसलिए महत्वपूर्ण है उनके कमेंट्स। जब उन्होंने कहा कि मैं ये जानता हूं कि भारत के खिलाफ अंदरूनी और बाहरी ताकतें दोनों जुटी हुई हैं, और मैं जो विश्व की शक्तियां हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि भारत बुद्ध का देश है और युद्ध हमारी राह नहीं है। तो भारत की तरक्की से देश में किसी भी देश को कोई भी जिसको कहते हैं संकट की संभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक विश्व बंधु के तौर पर भारत इमर्ज कर रहा है। और हमारा कभी भी हिस्टोरिकली अगर हमारी हिस्ट्री में झांक कर देखा जाए तो युद्ध हमारा कभी भी राह रही भी नहीं है। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा पूरे विश्व को कि हमारी ग्रोथ से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो नेचुरली कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी भारत की ग्रोथ जर्नी को रोकने में लगे हुए हैं। ये मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण लगा। बिल्कुल कई कड़े संदेश प्रधानमंत्री ने दिए और बेहद गूढ़ अर्थ हैं जो कि बेहद सरल भाषा में प्रधानमंत्री ने कहा। और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास कर रही है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की वकालत की प्रधानमंत्री ने और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की भी बात कही। बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। तो महिलाओं का विकास सरकार की प्राथमिकता में और उनकी सुरक्षा भी कितनी जरूरी, इस पर भी प्रधानमंत्री ने खासा जोर दिया। अदिति, क्योंकि महिलाओं की बात है तो सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री ने आज जो महिला सुरक्षा को लेकर एक कड़ा संदेश दिया है, कितना सार्थक और कितना अहम? बहुत अहम है। कलकत्ता में जो चल रहा है उसको देखते हुए, और हमने देखा कि कल रात को मिडनाइट में जो महिलाओं ने एक कॉल दी थी, रिक्लेमिंग द नाइट करके उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था, और सुनने में आ रहा है कि बहुत सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहे। महिलाओं ने अपनी आक्रोश दर्ज किया है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ डिले हुई इन्वेस्टिगेशन। और ये बहुत ही दुखद घटना है कि जो पेरेंट्स हैं विक्टिम के कलकत्ता में, उनको कैलकाटा हाई कोर्ट जाना पड़ा महज
सीबीआई की जांच की मांग करने के लिए, और कलकत्ता हाईकोर्ट की इंटरवेंशन के बाद सीबीआई जांच के लिए प्रदेश सरकार भी राजी हुई, और अब ऑफ कोर्स सीबीआई ने कल वो केस अपने मामले में ले लिया है। लेकिन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो पॉलिटिक्स से उठ के जघन्य अपराधों को एक महिला अपराध समझ के कंडेम करें। ये नहीं कि क्योंकि फलानी पार्टी की सरकार है इसलिए कंडेम करें, या हमारी सरकार, हमारे एलाइज की सरकार है तो चुप रहें। जैसे राहुल गांधी जी का भी वक्तव्य कल शाम को आया इस मुद्दे पर, उनको भी 2 दिन लगे इस बात पे अपनी बात रखने के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि टीएमसी की अपनी महिला सांसद हैं बहुत सारी सांसदों ने बहुत कड़े शब्दों में इसका विरोध नहीं किया है। देश की तमाम महिलाएं चाहेंगी, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की संवेदनहीनता, बिल्कुल ये सवाल उठाता है कि क्या हम हर अपराध को राजनीतिक दायरे में देखेंगे या अपराध को अपराध की तरह देखेंगे। अपराध महिला के खिलाफ हुआ है, महिला की कोई जाति, महिला का कोई धर्म नहीं होता, वो एक महिला होती है। कोई भी विक्टिम जो होता है क्राइम का, उसका कोई धर्म नहीं होता, ना परपेट्रेटर का धर्म होता है, ना क्राइम करने वाले का धर्म होता है, ना क्राइम सहने वाले का धर्म होता है। ये हमारी पॉलिटिकल क्लास में कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। उस संदर्भ में प्रधानमंत्री का जो आज ये वक्तव्य है कि ये बहुत जरूरी है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ जल्दी से जल्दी एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन में ढील नहीं होनी चाहिए। उसको जस्टिस कब मिलेगा, कोर्ट में केस कब जाएगा, वो एक सेकेंड स्टेज है एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की। पर पुलिस के लेवल पर किस लेवल का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हमने देखा कि आरजी कार अस्पताल जहां कलकत्ता का ये जघन्य अपराध हुआ, वहां किस तरीके से रेनोवेशन चल रही है क्राइम सीन के साइड वाले कमरे में, तो नेचुरल है। दूसरी बात, जो प्रिंसिपल जिसके रहते हुए ये क्राइम हुआ, उसको 3 घंटे के अंदर अंदर आपने दूसरी प्लम पोस्टिंग दे दी। उसके लिए भी हाई कोर्ट को इंटरवीन करके कहना पड़ा कि इस आदमी को कंपल्सरी लीव पर भेजिए क्योंकि इसकी देखरेख में इतना बड़ा क्राइम हो गया है। और ये भी मामला सामने आ रहा है कि पहले सुसाइड के तौर पर इस जघन्य अपराध को पास ऑफ करने की कोशिश की गई। तो ये सब अभी बहुत प्रश्न चिन्ह है कलकत्ता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, जो आई एम श्योर अब फेडरल एजेंसी सीबीआई के पास केस है, वो इन सब चीजों को देखेगी। और उम्मीद यही करते हैं कि तमाम राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठ के, ये कोई तृणमूल कांग्रेस या भाजपा या कांग्रेस इसका मुद्दा नहीं है, ये महिला अपराध का मुद्दा है। बिल्कुल महिला अपराध का मुद्दा है। शांतनु, आपके पास आना चाहेंगे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे। महिला अपराध पर तो प्रधानमंत्री ने जो कड़ी प्रतिक्रिया और एक कड़ा संदेश दिया ही है, इसके साथ ही सरकार का जो फोकस महिलाओं के विकास में है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जब अपने कार्यकाल की शुरुआत की तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू किया, और G20 में हाल ही में वुमेन लेड डेवलपमेंट ये एक मेन थीम रही। तो किस तरह से देखते हैं इस फोकस को, किस तरह से देखते हैं आगे बढ़ते को? तमाम ऐसे काम हुए, चाहे हम तमाम क्षेत्रों में राजनीति को लेकर भी महिलाओं की भागीदारी की बात करें। बिल्कुल आज प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी की बात करी और कहा किस समय 10 करोड़ से ज्यादा नई महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी। और देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ती हैं तो पैसे बचाती भी हैं, वो पैसे ड्रॉ भी करती हैं, उससे वो अपना नया व्यवसाय भी शुरू करती हैं, वो खुद में सक्षम होती हैं। और जो अगर प्रधानमंत्री की जो स्कीमें हैं, मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, मुझे एक महिला ने ललितपुर में कहा, इतनी सुंदर बात थी कि प्रधानमंत्री की जो स्कीमें हैं उसने कहा ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही है, कि मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे शौच जाना पड़ता था, जो मुझे अंधेरे में जाना पड़ता था सूर्योदय से पहले, अब मेरे घर में शौचालय। उसके बाद मैं जब नल खोलती हूँ तो मेरे घर में पानी आता है जिसके लिए मुझे भर के लाना पड़ता था। फिर मैं गैस, जब मैं किचन में जाती हूँ उसके बाद सबसे पहले जो चूल्हा है वो मुझे लकड़ी लेके आनी पड़ती थी और मैं इतना धुआं सूंघती थी। और जो राशन पक रहा है वो भी सरकार से राशन मुझे मिल रहा है। तो महिलाओं के लिए मेरे ख्याल से जो नरेंद्र मोदी ने कराया वो अनप्रेसिडेंटेड है पिछले 10 साल में, और अब वो सशक्तिकरण पे ले गए हैं कि अब महिलाएं ठीक है, उनका घर-बार मैंने संभाल दिया, जिस तरह के कदम पहले सोचे भी नहीं गए वो उठाए गए हैं। और भी कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने चलता है होता है वाली मानसिकता को तोड़ा है। पीएम ने कहा कि देश में यथास्थिति का माहौल बन गया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी हमेशा बदलाव का इंतजार करता रहता था। हम ये न भूलें कि इस देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब होती है चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी देखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो।
आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दें। अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए, पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था। जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो, ऐसा ही मन बन गया था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था। कई लोग तो कहते थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें। लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता, वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई, और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा। तो एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कि जो पुराना एक लचर रवैया था कि होता है चलता है, उसे तोड़कर एक नई प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई, जिसमें काम डेफिनेटली होता है और टाइम लाइन में तय समय सीमा में पूरा होता है। हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि चलता है होता है, इस तरह की चीज़ों से बड़ा नुकसान देश का हुआ है, और अब जो नई चीज़ें लागू हो रही हैं या नए कदम उठाए जा रहे हैं वो इसी प्रक्रिया को तोड़ने का एक नतीजा है। जी, उन्होंने खास बात इसमें एक और कही कि रिफॉर्म्स हमारे लिए मजबूरी नहीं है, ये हमारे ब्लूप्रिंट का पार्ट है। क्योंकि रिफॉर्म्स देखिए मजबूरी हुआ करती थी। आज भी हम कहते हैं नरसिम्हा राव जी ने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, मनमोहन सिंह जी हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, लेकिन सबको पता है कि अगर हम 15 दिन में इकोनॉमी को ओपन ना करते तो हमारे पास इतना कर था कि पूरा देश कर्ज में डूब जाता। तो एक मजबूरी का रिफॉर्म था। वर्सेस हम जब जीएसटी कोड लेके आते हैं, आपको पता है भारत में कम से कम 20 साल नरेंद्र मोदी के आने से पहले कम से कम 1 दशक से सारे टैक्स को कॉमन करने की बात हो रही थी, लेकिन कोई उसे छूता नहीं था। क्योंकि आप नई चीज लाते हैं तो बवाल होता है, पूरी आप बेसिक टैक्सेशन सिस्टम चेंज करते हैं तो बवाल होता है, लेकिन बवाल हम झेलेंगे। हम क्यों, अगर देश के लिए अच्छा करना है तो लेंगे। आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो लेके आए, बैंकों के इस तरह से सुधार करा, रेरा जिस तरह से लेके आए, 370 जो कल्चरल मुद्दे हैं 370 से सीए। बल्कि हम लोग दिल्ली नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में जब हम घूमते थे तो आप एक स्ट्रक्चर बता दीजिए, एक स्ट्रक्चर ऐसा बता दीजिए जिसको हम गर्व से कह सकें भारतीय स्ट्रक्चर है, या तो मुगलकालीन स्ट्रक्चर है या ब्रिटिश आक्रांताओं का स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास में ऐसे व्यक्ति हैं जो सदियों तक याद करे जाएंगे केवल दिल्ली के निर्माण के लिए। नई पार्लियामेंट है हमारे पास, नया प्रगति मैदान है हमारे पास, जिसे भारत मंडपम कहते हैं। आज अपने अभी आपके स्क्रीन पर दिखाया नेशनल वॉर मेमोरियल है, डॉक्टर अम्बेडकर का मेमोरियल है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, पीएम का म्यूजियम है। इतना सारा निर्माण 10 साल में जो मुगलों ने बड़े लंबे समय में बिल्कुल नई दिशा में नई गति और नए भारत का निर्माण। बहुत शुक्रिया शांतनु जी इतने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार ऊंची
ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से, माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बैंक ऑफ बड़ौदा की यूनिक पहल बॉब अर्थ। पेपरलेस हुआ बैंकिंग कामकाज सारा, मिल रहा डिजिटल बैंकिंग का सहारा। सोलर पैनल्स बिखेरे ब्रांचेस में उजियारा। बॉब अर्थ, समझे धरती की वर्थ। बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और अन्य लोग उपस्थित थे। ध्वजारोहण के बाद प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद करते हुए कहा कि हमें देश को आर्थिक ताकत बनाने के लिए काम करना चाहिए। आज़ादी के 77 वर्ष पूरे होने पर और 78वीं वर्षगांठ पर सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीर, उस समय के जो हमारे नागरिक थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, जिनमें इतना जुनून था कि वो लड़े, हर हद तक लड़े, जेलों तक गए, उन्होंने अत्याचार सहे, फिर आज़ादी दिलाई। तो आज जब हम संख्या में उससे 2.5 गुना ज़्यादा हैं, जब उतने थे, तो आज हमको भी वही जज्बा, वही जुनून, वही दिखाना है कि हम देश को दुनिया की एक बड़ी सामरिक और आर्थिक ताकत बना सकें। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रसार भारती देशवासियों तक विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी पहुंचाता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत की दिशा में प्रसार भारती आगे भी नए आयाम स्थापित करेगा। स्वतंत्रता सेनानियों ने
अपना जीवन बलिदान किया था। हमारा ये फ़र्ज़ है कि आने वाले दिनों में हम अपने जीवन का हर पल हर क्षण देश के विकास और उन्नति की दृष्टि में लगाएं। और इस काम में प्रसार भारती पूरी तरह से आप सभी के साथ है। हम हर प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रचार, उसका प्रसार हम पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने करते रहेंगे। प्रसार भारती के साथ जो दर्शकों का और श्रोताओं का जुड़ाव दशकों से है, उसे हम आने वाले दिनों में आपके साथ मिलकर के और नए आयाम देंगे और यही हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन होगा एक विकसित भारत 2047 तक बनाने की दिशा में। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में एक घटना में टीएमसी के अराजक तत्वों के लोगों ने आरजी कर अस्पताल में बवाल मचाया। पुलिस बल के सामने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ किया गया। खास बात यह रही कि आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी में जब टीएमसी के गुंडों ने तोड़फोड़ की तो पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला कर दिया। तो पुलिस घटना के समय मूक दर्शक बनी रही और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर भी हमला किया गया। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी और डॉक्टर्स पर भीड़ द्वारा हमले के विरोध में कोलकाता हाईकोर्ट के वकील भी सड़कों पर उतर चुके हैं। वकीलों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ प्रकाश चंडालिया भी जुड़े हुए हैं, संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता, और शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से अराजकता अब चरम पर पहुंच चुकी है, डॉक्टरों को भी नहीं बख्शा गया? रमा, देखिए, दो तीन चीजें मैं पहले बता दूं आप सब लोगों की जानकारी के लिए। पहली बात तो यह है कि फिलहाल इस वक्त गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस आरजी कर हॉस्पिटल पहुंचे हैं और वहां पे जो डॉक्टर है उनसे बात कर रहे हैं और जो कल की तांडव में जो कुछ भी तोड़ा गया है उसका मुआयना कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि कल के तांडव को सिर्फ हम तृणमूल कांग्रेस की कुछ गुंडे का तांडव नहीं बोलना चाहेंगे, हम इसको सोचे समझे एक तांडव ये कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी तोड़ा गया है। इसमें कल रात को उस सर्वर रूम को तोड़ा गया है, जो सर्वर रूम में सीसीटीवी का जो फुटेज है उस फुटेज स्टोरेज किया जाता है। और सबसे मजे की बात यह है, आपको पता है कि कल रात हम हमारे दूरदर्शन में रात को 11:15 बजे से 12:15 बजे तक जो महिलाओं ने और पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रिक्लेम द नाइट इस नाम पर रास्ते पे उतर आए थे उसका प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसके पहले मैं आरजी कर अस्पताल गए थे और अंदर जाने के लिए मुझे 50 पुलिस के सामने अपना परिचय देना पड़ा। मैं क्यों अंदर जा रहा हूं इसके बारे में सफाई देना पड़ा। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद जब हम 12:15 बजे हमारा लाइव खत्म किया तो 12:30 बजे ये लोग आके, इनको पता था और वही पुलिस वहीं पे थी, मतलब करीब 150-200 पुलिस या उससे भी ज्यादा। तो ये लोग आराम से अंदर गए, जो आंदोलनरत वहां पे डॉक्टर थे उनके ऊपर चढ़ाव हो गए और सर्वर रूम को तोड़े। इनको कैसे पता कि सर्वर रूम कहां पे है? फिर और एक बात बता दूं कि हो सके कल से पूरे पश्चिम बंगाल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब कुछ हो सकता है कि बंद होने जा रहा है इंडेफिनिटली। बिल्कुल प्रकाश, और एक बात है, और एक बात जरा रमा बता दूं, और एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तुरंत उनकी जो केंद्रीय मंत्री और स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने कल से ही
लगातार कुछ एजिटेशन की बात ऐलान किया है, जिसमें कल बीजेपी की जो महिला मोर्चा है वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की घर तक कूच करेगी। बिल्कुल बिल्कुल आपसे जानकारी लेंगे। प्रकाश जी, आपसे छोटा सा सवाल करना चाहेंगे, किस दिशा में जाता दिख रहा है पश्चिम बंगाल? रमा जी, जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से इसके बहुत सारे पक्ष सामने आ रहे हैं। सबसे पहला मुख्यमंत्री की तरफ से लापरवाही, जो जिस प्रकार से बयान दिए गए, उन बयान ने आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद इस आरजीकर जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल ने जिस प्रकार से बयान जारी किए, जिस डॉक्टर महिला की हत्या हुई है उसको लेके उन्होंने सवाल उठाए। उसके बाद पुलिस की लापरवाही है। और कल रात को भी प्रसन्नजीत दा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वहां पे जो सर्वर को तोड़ दिया गया और जो डॉक्टर्स वहां पे जस्टिस की मांग करने के लिए एक पंडाल बना करके वहां प्रदर्शन कर रहे थे, उनको तोड़ दिया गया बेहिसाब। और सोचिए कि आप जितने निर्बल मरीज वहां भर्ती होंगे और रात के टाइम में मरीजों के परिवार के सैकड़ों लोग वहां पर रहते हैं, उन लोगों पर यदि 10,000 लोगों की भीड़ हमला कर दे, और उससे भी बड़ी बात है कि पुलिस की संख्या कोई मायने नहीं रख रही थी, वहां पर रैफ उतारी गई, वो लोग मूक दर्शक बने हुए थे। कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर जब आए रात को 2:30 बजे के आसपास, ये घटना अभी प्रसन्नजीत दा बिल्कुल ठीक कर रहे थे, 12:15 बजे उस लाइव डिबेट में मैं भी था, प्रसन्नजीत दा थे ही, और ये खत्म होने के साथ साथ ये घटनाक्रम शुरू हुआ जो सुबह लगभग 3:30-4 बजे तक चला। 2 से 2:30 बजे के बीच में पुलिस कमिश्नर आते हैं और थोड़ा सा मुआयना करने के बाद में संवाददाताओं को उन्होंने जिस प्रकार से संबोधित करके पूरा आरोप पुलिस की नाकामियों पर लगाने के बजाय उन्होंने मीडिया पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने जिस तरीके से इस घटनाक्रम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है उससे उत्तेजना फैली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हजारों की संख्या में जहां लोग खड़े हों वहां आपकी पुलिस क्या कर रही थी? डॉक्टरों को मारा जा रहा है, पुलिस को, और कई 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए हैं, जिसमें डीसी लेवल के ऑफिसर हैं और मानिकतला थाना के ओसी भी शामिल हैं। वे लहूलुहान हो गए थे। उस परिस्थिति में वो अपना दायित्व तो निभा रहे थे। कितने पत्थर, और वहां पर बहुत सारे ट्रक खड़े थे, लोडेड ट्रक खड़े थे, और कई लोगों के हाथों में मशालें थी। अगर उस मशाल की कोई भी आग की चिंगारी अगर ट्रकों पर चली जाती तो बहुत बड़ी आगजनी की घटना हो सकती थी। बिल्कुल, जिस अस्पताल में बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दिया निर्बल किस तरह की अराजकता वहां पर फैली हुई थी। अदिति, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जाना चाहेंगे, मीडिया को भी नहीं बख्शा जा रहा है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी आखिर क्यों इतनी निर्मम हो गई? मजबूरी क्या है? देखिए, आरजी कार अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं जिनको अभी हटाया गया है, उनकी फंक्शनिंग को लेके बहुत से सवालिया निशान हैं। अगर हम लोकल मीडिया देखें रमा, तो हम देखेंगे कि पिछले 3 सालों में जब से उनकी निगरानी में ये कॉलेज चल रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं। कुछ ये भी कहा गया है कि हॉस्पिटल इक्विपमेंट में एलिगेशंस हैं करप्शन की, कि हर चीज़ में वहाँ करप्शन है, बच्चों को फेल कर दिया जाता है, वहाँ थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर है। तो ये जो वहाँ पढ़ने वाले लोग हैं उनमें से एक सेगमेंट कह रहा है कि एक अजीब सा, जिसको कहते हैं माफिया राज टाइप, वहाँ पर चल रहा था। और जिस तरीके का संरक्षण प्रिंसिपल को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो एक सवालिया निशान उठाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो एक होड़ सी लगी है कि जो संजय रॉय है सिविक वॉलंटियर, उन्हीं को क्रिमिनल घोषित करने की, वो भी थोड़ा सवालिया निशान इसलिए उठाती है क्योंकि अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैं। ठीक है, एक आदमी पकड़ा गया है, बिल्कुल कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, और एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पीड़ित को न्याय की बजाय किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। अदिति आपका, प्रसन्नजीत आपका, प्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने ममता बनर्जी पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया और राज्यपाल से तुरंत हस्तक्षेप करने को कहा। शुवेंदु अधिकारी ने पूरे राज्य में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के दौरान सिर्फ आरजीकर में ही हिंसा भड़कने पर सवालिया निशान लगाया और सीबीआई से इस मामले पर ध्यान देने को कहा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी गुंडों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास अराजनीतिक विरोध रैली में भेजा है। प्रदर्शनकारियों के रूप में दिखाई देने वाले उनके गुंडे भीड़ में शामिल हुए और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर बर्बरता को अंजाम दिया। इस दौरान उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित रास्ता दिया गया। शुवेंदु अधिकारी ने उनके द्वारा महत्वपूर्ण सबूत वाले क्षेत्रों को नष्ट करने की भी बात कही ताकि वो सबूत सीबीआई को ना मिले। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि
वीडियो पोस्ट किया उन्होंने और कहा कि उन टीएमसी गुंडों ने रेजिडेंट डॉक्टर्स, पीजीटी और प्रशिक्षु के धरना मंच पर तोड़फोड़ करने के दौरान अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई एकजुटता दिखाने आया है तो वो विरोध प्रदर्शन के केंद्र को क्यों नष्ट करेगा। तो मीडिया प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हर घर तिरंगा अभियान के गीत के संस्कृत संस्करण के साथ। तो आप देखिए संस्करण और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गृहे गृहे त्रिरंगः सर्वगृहे त्रिरंगः गृहे गृहे त्रिरंगः सर्वगृहे त्रिरंगः गृहे गृहे त्रिरंगः प्रतिगृहे त्रिरंगः सम्प्रापणीयं हि अग्रे आकाशगन्तव्यं हि नवभारतस्य नव्या कथा आकाशमधुना श्रवणीया वै गर्वोऽस्त्येतत् त्रिरङ्गे सकलं विश्वं हितं दर्शयामः अमृतकालमाचरामः गृहे गृहे त्रिरङ्गमुत्तोलयामः गृहे गृहे त्रिरंगः सर्वगृहे त्रिरंगः पिंडा झंडा मने मनेगु त्रिवर्णा सर्वगृहे रंगः केसरस्य हि वैकिं रंगः एष मम शक्तिः वै रंगः एष मम ऊर्ध्वस्वितायाः रंगः एष देशस्य हि बाल्यसज्जा श्वेतो वैकिं रंगः सत्यस्य श्वेतरंगः एषः शान्तिः वै श्वेतरंगः एषः एककस्यैव रंगः एषः देशस्य हृदिः न्यस्ता रंगो हरितो हि समृद्धस्तु वै धर्म चक्रं हि विकासस्य तत् एतैर्हि नियमैरयं निर्मितः त्रिरङ्गोऽस्माकं प्रियङ्गस्त्रिरङ्गः